तो हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत स्वागत कर रहा हूँ हमारे एफएम के कंटिन्यूएशन में। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए थे। भैया चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, मैंने आपको कहा था ना, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, उसमें दो टॉपिक्स है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का और एक लेवरेज का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने कंप्लीट कर लिया 3 क्लास में। अब हम लोग आज से क्या करने जा रहे हैं भैया, लेवरेज वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। कितने क्लास लगेगा? 3 क्लास में भैया आपका लेवरेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में आपका लेवरेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास में आपका लेवरेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यह चलो, लेवरेज वाला पोर्शन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन लेवरेज वाला पोर्शन, हेलो हेलो, हाँ, तो चलिए भैया हम लोग लेवरेज वाला पोर्शन तो कर लेंगे, लेकिन लेवरेज वाला पोर्शन कराने से पहले मैं आपको कुछ एक इनकम स्टेटमेंट मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग कर रहे हैं लेवरेज। हम लोग 3 क्लास में क्या खत्म करेंगे, लेवरेज। भैया सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट सिखाना चाह रहा हूँ। ये इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोग सीख लो, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, देखो, इनकम स्टेटमेंट। आप बोलोगे भैया हमने बहुत बार किया है, एक बार फिर भी देखो। भैया देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे भैया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, कंट्रीब्यूशन। भैया कंट्रीब्यूशन, क्या क्या नया नया बात बोल रहे हो, क्या क्या नया नया बात बोल रहे हो भैया आप? कंट्रीब्यूशन क्या आ गया भैया? आप तो ये चीटिंग कर रहे हो। हम लोग अकाउंट्स में क्या सीखे थे, हम लोग अकाउंटेंसी में क्या सीखे थे कि भैया सेल में से, हम लोग अकाउंटेंसी में क्या सीखे थे भैया कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग तो ऐसा सीखे थे। हाँ भैया, हम लोग तो यही सीखे थे कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, आ जाएगा प्रॉफिट। भैया वो ठीक है, वो अकाउंट्स तक के लिए। एक बार लेवरेज के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। समझो मैं पुचका का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं क्या चीज़ का बिजनेस करता हूँ, मैं पुचका सेल का बिजनेस करता हूँ। मैं क्या चीज़ का बिजनेस करता हूँ, पुचका सेल का बिजनेस करता हूँ। मेरे यहाँ क्या पॉलिसी है कि एक पीस पुचका खाओ, एक पीस पुचका खाओ, हाँ, एक पीस पुचका खाओ और 5 रुपया मेरे को दे जाओ, है ना। एक पीस पुचका खाओ, 5 रुपया दे जाओ। मतलब भैया आप 5 रुपया पीस पुचका बेचते हो। हाँ, एक्चुअली पीस में नहीं, मैं 20 रुपया में 4 बिक्री करता हूँ, समझ लो। ठीक है। अब भैया ये एक पीस पुचका बना के 5 रुपया तो मेरे पास आ रहा है ना। मतलब जैसे जितने लोग एक एक पीस पुचका खाते जाएंगे, मैं पुचका में आलू भरूंगा, पानी में डालूंगा, दूंगा। जैसे ही मैं उनके पत्ते में पुचका रखूंगा, मेरे पास 5-5 रुपये आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। ये समझ आ रहा है? लेकिन भैया पुचका बनाने के पीछे आपका मेहनत भी तो है, पुचका बनाने के पीछे आपका रुपया भी तो है, कुछ कॉस्टिंग है कि नहीं, कुछ कॉस्टिंग है कि नहीं, समझ रहे हो? कुछ कॉस्टिंग है कि नहीं? हाँ भैया कॉस्टिंग तो है। कॉस्टिंग लाइक क्या है, जो पुचके में आलू जा रहा है ना, पुचके का जो पापड़ी जा रहा है, पुचके में जो पानी जा रहा है ना, प्लस भैया मसाला जो आप डाल रहे हो, है ना भैया, ये सब कॉस्टिंग है कि नहीं? हाँ, अच्छा बताओ, ये सब क्या फिक्स कॉस्ट है? ये सब क्या एक फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट कहने का मतलब है आप 500 पीस पुचका बनाओ कि 1000 पीस पुचका बनाओ, क्या ये सब का खर्चा सेम पड़ेगा? मेरा एग्जाम्पल ख्याल है कि समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पुचका बिजनेस करता हूँ, मैं पुचका सेल का, और मैं एक एक पुचका 5 रुपए में बिक्री करता हूँ, मतलब 20 रुपए में 4 ठो। ठीक है। अब यह पुचका तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कुछ कॉस्टिंग भी तो आएगा। ये पुचका बिक्री करने के पीछे कुछ कॉस्टिंग भी तो आएगा। तो भैया पुचके में मेरा पापड़ी जाता है, आलू जाता है, मसाला जाता है, पानी तो जाता ही है, पानी ही बना के सेल करना होता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं 500 पीस पुचका बेचूं कि 1000 पीस पुचका बेचूं, क्या ये सबका खर्चा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? आप बोलोगे ऑब्वियसली भैया आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा आलू लगेगा, उतना ज़्यादा पापड़ी लगेगा। तो ये सब खर्चा क्या है, जो मेरे डायरेक्टली सेल में डिपेंड करता है। मैं कितना पीस बेचूंगा तो मेरा उतना खर्चा आएगा। मैं एक पीस अगर पुचका बेचूं तो हो सकता है मेरे को ये सबका खर्चा 2 रुपया है ना। मैं अगर 1000 पीस बेचूं तो मेरा 2000 का खर्चा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते। आप जितना ज़्यादा सेल करोगे आपको उतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? तो ऐसे टाइप के खर्चे को हम लोग फिक्स नहीं, हम लोग ऐसे टाइप के खर्चे को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। हम लोग ऐसे टाइप के खर्चे को क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहने का क्या मतलब है कि आप जितना ज़्यादा पुचका सेल करोगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। मान लो मैं एक पीस पुचका बेचता हूँ 5 रुपया में, और ये सब मेरे को एक पीस पुचका का खर्चा आता है 2 रुपया, ये सब का खर्चा आता है 2 रुपया। ठीक है। तो भैया दैट मीन्स अगर मैं दिन के 10 पीस पुचका बेचूंगा
तो मेरे को दिन भर का 20 रुपया खर्चा भी करना पड़ेगा। हाँ, अब जितना ज़्यादा पुचका बेचोगे उतना ज़्यादा आलू भरोगे, है ना। 10 पीस पुचका में 10 बार आलू भरना पड़ेगा, 10 बार आलू का खर्चा 2 रुपया, है ना। समझ रहे हो, ऐसे खर्चे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये तो हो गया भैया वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को समझ आ गया। हाँ, क्या भैया इसके बाद और कोई खर्चा नहीं होता है? भैया इसके बाद और कोई खर्चा नहीं होता है, और कोई खर्चा नहीं होता है। हाँ भैया, मैं जहाँ पर पुचका रेडी करता हूँ उसका मेरे को रेंट देना पड़ता है। मैं एक स्पेस लिया हूँ, वहाँ पर मैं डेली का पुचका रेडी करता हूँ, तो मेरे को रेंट भी तो देना होता है। तो भैया रेंट वगैरह का खर्चा क्या, रेंट वगैरह का तो खर्चा भैया महीना का 5,000 रुपया फिक्स है। रेंट का जो खर्चा है वो तो मंथली 5,000 रुपया फिक्स है। आप पुचका बनाओ कि ना बनाओ, ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक पीस जैसे ही पुचका बेचते हो आपको मिलता है 5 रुपया, लेकिन आपको पता है ये 5 रुपया में से 2 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया। आपको पता है ये 5 में से 2 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपके हाथ में कितना बचा, 3 रुपया। क्या ये 3 रुपया आपका प्रॉफिट है? नहीं भैया, प्रॉफिट नहीं है। अभी भी मेरे को फिक्स कॉस्ट माइनस करना बाकी है। तो जो आपके हाथ में 3 रुपया बचा ना, उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर लिए, कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर लिए, तो हम लोग का आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझे, हम लोग का क्या आ जाएगा, EBIT। समझे, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। आप एक पुचका बेचते हो, 5 रुपया आता है। पुचके में से आपको पता है कि जितना ज़्यादा मैं पुचका बेचूंगा उतना ज़्यादा मेरा खर्चा होने वाला है। तो आपको 2-2 रुपया करके खर्च भी हो जाता है। आपके हाथ में कितना है, 3-3 रुपया करके। क्या ये 3 रुपया करके मेरा प्रॉफिट है? नहीं भैया, अभी तो मेरे को इससे फिक्स कॉस्ट रिकवर करना बाकी है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब समझे, कंट्रीब्यूशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके हाथ में जो बचा, लेकिन ये यूज होता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से आप अपना फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ जाएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतना समझ आया आपको? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मतलब समझ आया? आप कोई भी अगर बिजनेस करोगे ना, आपको अपना कॉस्ट में बांटना होगा, वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। आपका फिक्स कॉस्ट क्या लग रहा है भैया, जो मैं रेंट पे करता हूँ मेरा फिक्स कॉस्ट है। भैया मैं जो सैलरी पे करता हूँ, भैया मेरा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है कि नहीं? आपका प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, क्या आप सैलरी नहीं दोगे? भैया सैलरी तो देना पड़ेगा। भैया आपका प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, क्या आप रेंट नहीं दोगे? भैया रेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं होता। आप जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा खर्चा, जितना कम सेल करोगे उतना ज़्यादा कम खर्चा। समझे डिफरेंस? समझे? बताओ डिफरेंस समझे? यहाँ तक समझे? समझे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा EBIT। अब भैया EBIT में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे भैया, इंटरेस्ट अगर अपने लोग माइनस कर दिए, है ना। अब तो वही वाला कहानी, इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और भैया अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। तो भैया मेरा क्या आ जाएगा, EAT कहने का क्या मतलब है भैया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल लो, नहीं तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी बोल लो, है ना, इक्विटी बोल लो। ठीक है, हालांकि हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हम लोग उसमें से पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड पेमेंट करते हैं। लेकिन ये चैप्टर में हम लोग का कोई प्रेफरेंस डिविडेंड बोल के आएगा नहीं। बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, सबसे पहले आप प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दोगे तब ही जाके इक्विटी में बंटवाएगा। आप बोलोगे भैया प्रेफरेंस वाले को तो डिविडेंड दे दिए, मान लेते हैं, क्या डिवेंचर वाले को पेमेंट नहीं करोगे? किया ना, डिवेंचर वाले को तो एकदम पहले इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। समझे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। समझे, ये भैया इनकम स्टेटमेंट, ये है आपका इनकम स्टेटमेंट। ये आप लोगों को थोड़ा समझ के रखना है कि सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लिए तो आ गया EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर लिए तो EBT से टैक्स माइनस कर लिए तो EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इतना भैया क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं भैया हम लोग लेवरेज में। अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेवरेज में। भैया लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज का मतलब क्या होता है,
लेवरेज का मतलब क्या होता है, देखो ना कितना अच्छा एक तो डेफिनेशन दिया, जेम्स हॉर्न जी तो थे, वो बोले लेवरेज क्या होता है पता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और ए फिक्स रिटर्न। बोला आप कितना एसेट को आप रख के रखे हो, कितना एसेट को आप रख के रखे हो जिससे कि फर्म अपना फिक्स कॉस्ट को पेमेंट करता है। मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं ना लेवरेज का, तो लेवरेज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट, क्या आप जो अपना फिक्स खर्चा कर रहे हो बिजनेस में उससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। लेवरेज हम लोग को ये निकाल के देगा कि भैया आप अपने बिजनेस में फिक्स खर्चा तो कर रहे हो। फिक्स खर्चा कहने का क्या मतलब है, भैया आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, आप सैलरी दिए जा रहे हो, है ना, सैलरी दिए जा रहे हो, भैया डिबेंचर वाले को आप इंटरेस्ट दिए जा रहे हो, ये फिक्स खर्चा है कि नहीं, है ना। बस सोच के देखो, डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट करना फिक्स है कि नहीं, भैया हर साल तो हम लोग सेम रेट में इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो वो तो फिक्स ही है ना। तो ये सब जो मेरे बिजनेस में फिक्स खर्चे हैं, हाँ, क्या इससे मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, क्या इससे मैं कोई प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, ये हम लोग को लेवरेज ढूंढ के देगा। ये हम लोग को कौन ढूंढ के देगा भैया, लेवरेज से हम लोग को पता चलेगा। ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को थ्रू विद द हेल्प ऑफ लेवरेज हम लोग को पता चलेगा, हम लोग को विद द हेल्प ऑफ लेवरेज पता चलेगा। ठीक है, हम लोग को कैसे पता चलेगा भैया, लेवरेज से पता चलेगा। समझ गए। आगे क्या बोलता है भैया, हमारा लेवरेज टोटल 3 टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, हमारा लेवरेज टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे, और फाइनेंशियल लेवरेज का जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कंबाइंड लेवरेज। क्या आ जाएगा, कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेवरेज मतलब समझे कि भैया लेवरेज मतलब कंपनी क्या अपना फिक्स कॉस्ट जो कंपनी को ऊपर लग रहा है, क्या कंपनी उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, प्रॉफिट बना पा रही है कि नहीं, ये होता है हमारा लेवरेज। फिर हम लोग देखे भैया कितने टाइप के लेवरेज होते हैं, तो हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब भैया अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या होता है, हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या होता है, द लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द कंपनी। बोला ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, जो कंपनी अपने लेवरेज मतलब ही हम लोग को फिक्स खर्चे के ऊपर देखना है, लेवरेज मतलब ही फिक्स खर्चे। तो भैया ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब जो कंपनी अपना फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या वर्ड यूज किया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, जो कंपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते रहती है, जो कंपनी फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते रहती है। अब आप बोलोगे भैया कंपनी फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या करती रहती है, कंपनी रेंट पेमेंट कर रही है, कंपनी सैलरी दे रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला। डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देना इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो फाइनेंशियल वाला पार्ट है। मेरा ऑपरेटिंग का बात करो, डे टू डे जिससे मेरा बिजनेस रन हो रहा है। डिवेंचर वाले, मेरा डिवेंचर से कर्जा लेके मेरा बिजनेस थोड़ी चल रहा है। मेरा बिजनेस चलता है जब मैं एक रेंट लेता हूँ, है ना, रेंट में मैं जब लेके रखा हूँ एक गोडाउन, मेरा बिजनेस तब चलता है जब मैं अपने एम्प्लॉय लोग को सैलरी दे रहा हूँ। तो भैया ये सब है मेरा फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब है मेरा फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, समझ आया, हाँ समझ आया। मैं आपको एकदम सब एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बस हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला, ये मैं पुचका का एग्जांपल है, एक बार मिटा दे रहा हूं। हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज का एग्जांपल एक बार देख लेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज का हमारा एग्जांपल क्या बनेगा, हमारा एग्जांपल क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट बना दिया, हमारा एग्जांपल बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा क्या बनेगा भैया, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा क्या बनेगा भैया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अच्छा आप बुक में देखोगे ना तो वर्ड ईबीआईटी की जगह वो लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख के देंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी होता है। और हम लोग कर भी क्या रहे हैं भैया, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज में मैंने आपको क्या बोला, वो वाला फिक्स कॉस्ट जो कि मेरा ऑपरेटिंग नेचर का होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब
वो वाला फिक्स कॉस्ट जो कि मेरा ऑपरेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए भैया देखो मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, मैंने और नीचे कंपेयर नहीं किया, क्योंकि नीचे में तो हम लोग डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज हो जाएगा। जो मैं डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ वो तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लेवरेज हो जाएगा। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब जो मेरा कंपनी का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा ये सब है, जिसमें मैं रेंट पे करता हूँ, मैं सैलरी देता हूँ अपने एम्प्लॉय लोग को, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ठीक है। और मेरा एक और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आप लोग ऐसे इनकम स्टेटमेंट बना के आप लोग ऐसे फॉर्मूला देखोगे ना, आप लोग को याद आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज इन ईबीआईटी, नहीं तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। मेरा दो फॉर्मूला है, सबसे पहले है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, नहीं तो आपका कितना परसेंट ईबीआईटी चेंज हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई सेल कितना परसेंट चेंज हो रहा है। आपका कितना परसेंट ईबीआईटी चेंज हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई सेल आपका कितना परसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। दो फॉर्मूला है भैया, दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या मेरा आंसर अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम ही आंसर आएगा। दोनों में से आप जो फॉर्मूला लगा लो आंसर आपका सेम ही आएगा। सपोज चलो तो दो फॉर्मूला समझ गए। एक फॉर्मूला हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज, और एक और फॉर्मूला मेरा क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग गोलगप्पा वाला ही बिजनेस कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे भैया? गोलगप्पा वाला बिजनेस कर रहे थे। सपोज मैं सेल करता हूँ 1000 यूनिट, ठीक है। मैं 1000 यूनिट, अगर मैं 1000 यूनिट सेल करता हूँ तो मैं टोटल सेल कितना कर लिया? एक पुचका मैंने आपको 5 रुपये का बोला था, तो 1000 पुचका 5 रुपये करके कितना हो गया भैया? मैंने 5000 का सेल किया, मैंने 5000 का सेल किया। उसमें से भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा बताइए? वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा भैया? आपका वेरिएबल कॉस्ट तो 2 रुपया करके था, तो 1000 यूनिट में 2 रुपया करके 2000 रुपया का आपका वेरिएबल कॉस्ट लग गया। यस और नो? वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला ना, जितना ज़्यादा यूनिट बढ़ेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो मेरा 2 रुपया करके कॉस्ट था, 1000 यूनिट पे 2000 रुपया हो गया। तो मेरा क्या आ गया भैया? कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास कितना आ गया भैया? 3000 रुपया। अब पता है मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगता है? FC लिख रहा हूँ। मेरा फिक्स कॉस्ट लगता है मान लो 1000 रुपया। 1000 रुपया में मैं रेंट वेंट सब दे देता हूँ, तो फाइनली मेरे पास ईबीआईटी कितना बचा? फाइनली मेरे पास ईबीआईटी कितना बचा? 2000 रुपया। एकदम करेक्ट, ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट, ठीक है। अब सपोज मैं पहले सेल कर रहा था 1000 यूनिट, अब मैं अगर सेल करता हूँ 2000 यूनिट, तब मेरा क्या रहेगा? अब मैं सेल कितना कर रहा हूँ? 2000 यूनिट। तो मैंने टोटल सेल कितने का किया भैया? 2000 यूनिट आप पुचका बेचते हो, हर एक पुचका कितने रुपए का था? 5 रुपए का था, तो आप 10,000 रुपया का सेल कर रहे हो। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लग गया ये बताओ भैया? 2000 यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया करके था, 4000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट लग गया। तो भैया आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया ये बता दो? 6000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आया कि नहीं ये बताओ? 6000 का। अब भैया बताओ फिक्स कॉस्ट। भैया फिक्स कॉस्ट मेरा कितना लगेगा? समझदार बच्चे आंसर दो, थोड़ा सा सोच के आंसर दो। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना लगेगा? आप बोलोगे भैया हम लोग देखो, हम लोग घर रेंट में तो लेते हैं, अब वो घर में 4 जन रहे कि 10 जन रहे कि रहो ही मत, रेंट तो भैया सेम लगेगा। वैसे ही वही तो मेरा फिक्स कॉस्ट है। मैं 1000 पुचका बनाऊं कि 2000 बनाऊं कि 5000 बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट तो 1000 रुपया जो लगना हो 1000 ही लगेगा, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो मेरा ईबीआईटी कितना आ गया? 2000 आया कि नहीं? नहीं सॉरी 5000। मेरा ईबीआईटी कितना आ गया? 5000 का मेरा ईबीआईटी आ गया। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ तक सबको क्लियर? अब चलो चलो हम लोग इसमें अपना फॉर्मूला बैठाते हैं। हाँ हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का मेरा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? हाँ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी था कि नहीं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी।
भैया मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का था, मेरा 3000 का कंट्रीब्यूशन था, ईबीआईटी मेरा कितना 2000, भैया आई थिंक 1.5 आ रहा है। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है भैया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी 1.5 आ रहा है। इसमें निकालो, इसमें निकालो, इस वाले में जब आप सेल डबल कर रहे हो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन होल डिवाइडेड बाई ईबीआईटी 6000 डिवाइडेड बाई 5000 कितना आ रहा है भैया, 6/5 1.2 क्या 1.2, ठीक है। अब भैया चलो हम लोग एक और फॉर्मूला बताए थे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL। उसका फॉर्मूला आप क्या बोले थे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, आपने ही कहा था परसेंटेज चेंज इन सेल, है ना। चलो भैया, भैया पहले वाले में हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम लोग 1000 यूनिट सेल कर रहे थे तब तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जब हम लोग 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं तब तो हम लोग पता लगा सकते हैं ना कि पहले 1000 सेल कर रहे थे तो इतना, अब 2000 कर रहे हैं तो इतना, मतलब चेंज कितना हुआ अब तो हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या पता करना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखो पहले मैं कितना रुपया का ईबीआईटी कमाता था, पहले मेरा ईबीआईटी कितने का था ये बताओ भैया, मेरा पहले ईबीआईटी था 2000 का, अब मेरा ईबीआईटी कितने का है भैया 5000 का। तो देखो मेरा 5000 रुपया मैं अभी कमा रहा हूँ, माइनस में पहले मैं कमाता था 2000 होल डिवाइडेड बाई 2000 पुराना वाला, मैं आपको सब बता रहा हूँ मत टेंशन लो। 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू 100 कर दोगे अगर तो 150% आएगा, 150%, ठीक है। मतलब समझो अभी आप ईबीआईटी कमाए 5000, पहले आप ईबीआईटी कमाते थे 2000, मतलब ईबीआईटी में 3000 का तो चेंज आया, होल डिवाइडेड बाई पुराने वाले से कंपेयर करो तब आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। आप ये देखो दोनों में कितना चेंज हुआ है, होल डिवाइडेड बाई पुराने वाले से कंपेयर करो तो भैया मेरे ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है, मेरे ईबीआईटी में 150% का चेंजेस हुआ है, मेरे ईबीआईटी में 150% का चेंजेस हुआ है। होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, अब सेल में आओ, सेल में आओ, सेल में आओ, हाँ सेल में अभी कितने का सेल कर रहे हो भैया, अभी तो मैं 10,000 का सेल कर रहा हूँ। होल डिवाइडेड बाई पहले आप कितने का सेल करते थे, पहले आप 5,000 का सेल करते थे, होल डिवाइडेड बाई पुराना लो 5,000, ठीक है। तो बताओ 100% का चेंजेस आया भैया, 100% का चेंजेस आया। मेरे सेल में कितने परसेंट का चेंजेस आया, 100% का चेंजेस आया। करो अब 150 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, 150 डिवाइडेड बाई 100 1.5 भैया, 1.5 आया कि नहीं भैया, 150 डिवाइडेड बाई 100 1.5 आया कि नहीं ये बताओ, 1.5 आया कि नहीं, हाँ। और भैया, और भैया हमारा पहले भी ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा था 1.5, अब भैया जब हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज देखे तब भी हमारा आंसर कितना आया 1.5, जब हमारा पहला भी आंसर कितना आ रहा था 1.5, हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1.5, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और भैया लेकिन आप बोलोगे इस वाले में तो 1.2 आंसर आया, जब फिर से चेंजेस होगा तो फिर हमारा आंसर 1.2 आ जाएगा, समझे। बस आप इतना याद रखो कि आपको बस ऑपरेटिंग लेवरेज में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, पहला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। और आपको चेंज कैसे निकालना है, आपको ये पता करना है दोनों में कितने का चेंजेस हुआ, आपको ये पता करना है दोनों में कितने का चेंजेस हुआ, होल डिवाइडेड बाय पुराना कितना था, बस पता चल जाएगा। समझ आया, समझ आया क्या ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्या ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखो ना लिखा है, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम रिजल्टिंग इन परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी क्यों लिखा है नहीं पता। अब चलो हम लोग एक बार एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 5, फिर मैं आपको और समझाता हूँ।
इलस्ट्रेशन 5 क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। विच कंपनी हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, वाई, किस कंपनी के पास ज्यादा रिस्क है और क्यों है, बता दो। किस कंपनी के पास ज्यादा रिस्क है और क्यों है, ये बता दो, हमें बता दो। चलो देखते हैं। कंपनी ए का डेटा देके रखा है, कंपनी बी का डेटा देके रखा है। भैया सेल का डेटा है, नीचे बोला है वेरिएबल एक्सपेंस इतना इतना है, वेरिएबल डेटा दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। मतलब हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट तो बना लेते हैं। हाँ, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास कितनी कंपनी है, दो कंपनी है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, एक हो गया कंपनी ए, एक हो गया कंपनी बी। कंपनी ए, एक हो गया हमारा कंपनी बी। ठीक है, चलो सबसे पहले सेल। सेल्स कितने का है दोनों कंपनी में, 25 लाख 30 लाख। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं भैया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला वेरिएबल खर्चा कितना है, परसेंटेज ऑफ सेल्फ। मतलब 50 फॉर कंपनी है, 50% ऑफ सेल इज द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब 25 लाख का मेरा सेल है तो 12,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे निकाले समझे, कंपनी ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सेल का 50%, और कंपनी बी का कितना है, सेल का 25%। कंपनी बी का कितना है, सेल का 25%, मतलब 7,50,000। ये वाला बात समझे, ठीक है। आ जाएगा हमारा क्या भैया, कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब समझे, जिसमें अभी भी हमारा फिक्स कॉस्ट माइनस करना बचा हुआ है। तो ये हो गया मेरा 12,50,000। ये हो गया भैया मेरा 22,50,000। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट मेरे कितने का है, बुरा 7,50,000, 15 लाख। 15 लाख। फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। EBIT का दूसरा नाम हम लोग क्या दे सकते हैं भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे सकते हैं। EBIT का दूसरा नाम हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, 5 लैक्स। ये कितना हो गया, 7,50,000। अभी अब हमें क्या निकालने बोला, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने बोला है। देखो 5 लाख और 7,50,000 हमारा ये तो आ गया। अभी अब हमें क्या निकालने बोला, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने बोला है। भैया ऑपरेटिंग लेवरेज तो निकाल देंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का दो फॉर्मूला था। आप ही ने बोला था कि ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दो फॉर्मूला। भैया कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला वाला लगाऊं कि दूसरा वाला लगाऊं। आप दोनों में से जो भी फॉर्मूला यूज करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन भैया मैं बोल रहा हूँ दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अलग अलग कंपनी का डेटा है। सेमी कंपनी का डेटा थोड़ी है जो मैं कंपेयर करके मैं परसेंटेज चेंज इन EBIT निकाल पाऊँ, है ना। हमारे पास तो कंपनी दो ठो अलग अलग है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा, नहीं ना। तो हम लोग को सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। हमें क्या निकालना है, पहला वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी ए का कितना आएगा, कंपनी ए का दूसरा वाला फॉर्मूला तो हम लोग लगा ही नहीं सकते। क्या फॉर्मूला है भैया, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। देखो ना हम लोग कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं EBIT से, और उसके बीच में क्या भैया, मेरा फिक्स कॉस्ट। तो भैया इसमें फिक्स कॉस्ट के ऊपर ही तो बात हुआ था लेवरेज, कि कौन कितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट यूज़ कर रहा है। फुल डिवाइडेड बाई EBIT कितना हो रहा है भैया कंपनी का, 12,50,000 और 5 लाख EBIT। करो कैलकुलेटर में, 12,50,000 होल डिवाइडेड बाई 5 लाख, कितना हो गया, 2.5। सेम भैया हम लोग करेंगे कंपनी बी का, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बी।
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, ईबीआईटी कितना है, 22,50,000 और 7,50,000, यही तो। भैया मेरे ख्याल से 3 आ रहा है पूरा पूरी, मेरे ख्याल से 3 आ रहा है पूरा पूरी, मेरे ख्याल से कितना आ रहा है भैया, पूरा पूरी हमारा आंसर 3 में आया। चलो मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ। बुरा वेन द कंपनी इज सेड टू हैव हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जब एक कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई होता है, इफ इट इम्प्लॉयज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। उसका मतलब क्या होता है भैया, ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आना का मतलब क्या है कि आपने अपना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रख के रखा है ना। ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आने का मतलब क्या है कि आपने अपना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रख के रखा है। मेरे केस में ऑपरेटिंग लेवरेज किसका ज़्यादा आ रहा है, ए का आ रहा है कि बी का, भैया बी का आ रहा है, बी का आ रहा है। दैट मीन्स भैया बी ने अपना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रख के रखा है। हाँ, ए देखो ना, ए का फिक्स कॉस्ट 7,50,000 ही है, बी का फिक्स कॉस्ट 15 लाख है ना। तो भैया कौन से कंपनी में ज़्यादा रिस्क हुआ, कौन से कंपनी में ज़्यादा रिस्क हुआ, ये बताओ कौन सा कंपनी में ज़्यादा रिस्क हुआ। भैया मेरे ख्याल से तो कंपनी बी के पास ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड ऑन आप कितना सेल करते हो। फिक्स कॉस्ट में तो दिक्कत है, मान लो आपका किसी महीना सेल हुआ ही नहीं, तो आपका 15 लाख का तो फिक्स कॉस्ट लगेगा ही। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा लगना दिक्कत का बात है। जिस कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है वो कंपनी थोड़ा रिस्क की पोजीशन में है। यही तो हमें लेवरेज से हम लोग को पता चलता है ना। देखो आगे हमसे क्या पूछा था, विच कंपनी हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क, वाई, किस कंपनी के पास ज़्यादा रिस्क है बता दो। भैया 2.5 और 3 तो हमारा भी आ गया था, किसके पास ज़्यादा रिस्क है, बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ बी इज हायर देन ऑफ कंपनी है, कंपनी बी हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वेरी प्रोपोर्शनेटली वी सेल इज हायर फॉर कंपनी बी एज कम्पेयर टू कंपनी है ना। तो समझ आया, आगे क्या बोल रहा है, द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोला भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बी का ए से ज़्यादा है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही बी का ए से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस रिस्क तो भैया बी वाले कंपनी के पास है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, कंपनी भी अपना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रख के रखा है, समझे, कंपनी भी अपना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रख के रखा है, इसलिए भैया ऑपरेटिंग लेवरेज बी का ज़्यादा आया, तो ज़्यादा रिस्क भी किसके पास, बी के पास ही है, ज़्यादा रिस्क भी किसके पास है भैया, बी के पास ही है। ठीक है, समझ आया, समझ आया, हम्म, समझ आया, समझ आया। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का मोटा मोटी, हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर हमारा कहानी खत्म हुआ। हमारा किसके ऊपर कहानी खत्म हुआ भैया, ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर। हो जाएगा, दो ही फॉर्मूला था, एक है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी एंड द सेकंड इज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा, दैट मीन्स वो अपने फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर रही है कंपनी, और ज़्यादा रिस्की कौन सा कंपनी, वही वाली कंपनी। अब आते हैं भैया, अब आते हैं भैया हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर, है ना, फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर। भैया जैसे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज में किसके ऊपर ध्यान दे रहे थे भैया, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर। मैं आपको साइड में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग का फोकस किसके ऊपर था, और एक है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। पूरा लेवरेज में हम लोग फिक्स खर्चे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि भैया आप तो अपने इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट एक ही जगह लिखे हो। सुनो, ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड। अब उसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। भैया देखो ना, ये सब मेरा फिक्स खर्चा होता है, मेरा कंपनी चले या ना चले, मेरा कंपनी चले या ना चले, मेरा प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, ये 3 खर्चा तो मेरा लगेगा ही लगेगा, फिक्स टाइप का खर्चा होता है। भैया जबकि हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का बात करते हैं तो उसमें मेरा कौन सा खर्चा आता है, उसमें आता है मेरा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब क्या,
फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। भैया एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंटरेस्ट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट। तो आप देखोगे ना, आपको खाली दिख रहा है एक ही फिक्स खर्चा, मेरे को एक और फिक्स खर्चा दिख रहा है इंटरेस्ट का, समझे। तो इंटरेस्ट के ऊपर वाला तक जितना फिक्स खर्चा है वो तो ऑपरेटिंग खर्चा था, इसलिए हम लोग उसको ऑपरेटिंग लेवरेज का पार्ट माने। अब भैया ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद ही तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, ये मेरा कौन सा है, फाइनेंशियल वाला खर्चा। भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, ईवीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी, बस ईवीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज में हम लोग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी कर रहे थे, बीच में फिक्स कॉस्ट था, उसी तरह फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, बीच में इंटरेस्ट, समझ रहे हो बीच में क्या चीज कवर हो रहा है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भैया मेरा फिक्स खर्चा है, ये इंटरेस्ट मेरा फिक्स खर्चा है, लेकिन ये मेरा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ये मेरा फाइनेंशियल खर्चा है। ये मेरा कौन सा खर्चा है भैया, ऑपरेटिंग तो नहीं है, ये मेरा फाइनेंसिंग वाला खर्चा है, फाइनेंशियल खर्चा है, समझे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला समझे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का मैंने आपको पहला क्या फॉर्मूला बताया, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी, ठीक है। देखो ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इन्होंने नाम लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बात एक ही है, ठीक है। देखो हाँ क्या लिखा है, लेवरेज एक्टिविटी विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। बड़ा फाइनेंशियल लेवरेज को क्या बोला गया, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म, कंपनी आपके पास एबिलिटी है कि आप अपना फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को यूज कर पाओ, हाँ यूज कर पाओ, है ना, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन द अर्निंग पर शेयर, करके देखेंगे, समझ आया भैया। जैसे हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज था, हमारा भी यहाँ पर है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जिसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या फॉर्मूला है भैया, ईपीएस, ईपीएस मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एकदम लास्ट में आएगा, होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एक्चुअली क्या होता है, आपका जब नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचा ना, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद आएगा आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर। मान लो आपका नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर बचा 1000 रुपया, हाँ, और 1000 रुपया में आपके कंपनी के पास है 1000 शेयर, तो हर एक शेयर में कितना रुपया का अर्निंग हुआ, एक एक रुपया का, तो वही परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी करोगे तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा, समझे। और मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, फाइनेंशियल लेवरेज सेकेंड क्लास में तो रिवीजन करेंगे, ये बहुत इजी टॉपिक है, उतना लोड मत लो आप लोग, इजी इजी क्वेश्चन आता है, सब दिखाएंगे पास्ट टर्म का। फाइनेंशियल लेवरेज का हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना। इसके बीच में क्या आया भैया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वही तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है, ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई ईबीटी। अभी अगर मैं बात करूंगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इसको क्या हम लोग डीएफएल बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। भैया ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है ये आपका ईपीएस से ईबीआईटी को कंपेयर कर रहा है, क्यों सेल को क्यों नहीं कंपेयर कर रहा, वो तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, याद है हम लोग परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, ये तो हम लोग ऑपरेटिंग में करते थे, इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज में हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। आओ चलो एक बार हम लोग समझ देखते हैं, एक बार समझ देखते हैं तब हमें थोड़ा पता चलेगा। कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, प्रेजेंट ईबीआईटी हमें देके रखा है, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज एज्यूमिंग दैट कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है। चलिए कंपनी के पास इतना टैक्स ब्रैकेट है, चलिए 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 इलस्ट्रेशन 6, हमें देखो हमें ना सेल वगैरह से डायरेक्ट शुरू नहीं किया, हमें डायरेक्ट बोल दिया कंपनी के पास ईबीआईटी इतना है, तो हम लोग पहले अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे ना। कंपनी के पास कितने रुपए का ईबीआईटी है बताओ, ईबीआईटी हमारे कंपनी के पास है भैया 50,000 रुपया का, इसमें से मेरा कंपनी क्या पेमेंट करेगा, मेरा कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, करेगा कि नहीं भैया, इंटरेस्ट कितने रुपए का पेमेंट करेगा, इक्विटी में तो इंटरेस्ट जाता नहीं है,
प्रेफरेंस में भी जाता नहीं है भैया, डिबेंचर में इंटरेस्ट जाता है। 1,25,000 रुपया का डिबेंचर है, उसमें मेरा कंपनी 8% का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, यस और नो? भैया 1,25,000 रुपया का डिबेंचर है, इंटू 8% मेरा कंपनी 8% का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। दैट मीन्स मेरी कंपनी 10,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, यस और नो? किस किस को समझ आया बताओ? ये 10,000 किस किस को समझ आ गया बताओ? समझ आ गया। फिर भैया मेरा क्या आ गया? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया भैया? 40,000 आ गया। आगे क्या बोलता है? हाँ, कंपनी के ऊपर 50% टैक्स लगता है, इसमें से मेरा कंपनी क्या दे देगा? 50% अगर टैक्स दे देगा, मतलब 40,000 का EBT था, उसमें से 50% का टैक्स मतलब 20,000 का मेरा कंपनी टैक्स दे देगा। तो मेरी कंपनी के पास क्या बचेगा? EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 20,000। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा भैया? 20,000। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज। कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज। भैया फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला था भैया? फाइनेंशियल लेवरेज तो ये इंटरेस्ट को फोकस करता है, ये भाई ये हम लोग बोले थे आपको EBIT होल डिवाइडेड बाई EBT, है ना? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स 50,000 होल डिवाइडेड बाई 40,000 कितना हो गया? 1.25 कितना आया भैया हमारा? 1.25 आ गया, समझे? 1.25 देख लो कितना इजी है, कितना इजी है। इजी है कि हार्ड है बताओ? ठीक ठाक है। हाँ, आज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज पूरा खत्म ही कर देते हैं। वो इलस्ट्रेशन 7 में, इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा है? XYZ लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइनेंशियल प्लान, दे नीड 50,000 फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोला इन लोग को कितना रुपया चाहिए? इन लोग को 50,000 रुपया चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट का। प्लान ए में वो लोग सोचे कि 50 में 40 का डिवेंचर उठा लेते हैं, 10 का इक्विटी इशू कर देते हैं, है ना? सेकंड में इन लोगों ने क्या सोचा कि 10 का डिवेंचर 40 का इक्विटी। ठीक है, आप लोगों को क्या बोल, देखो टोटल मिला के 50-50 हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बोल दिया, अर्निंग बिफोर EBIT हमें दे दिया, टैक्स रेट इतना। कैलकुलेट द EPS, आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है? EPS। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है? EPS। ठीक है, EPS चलो कर लेते हैं, EPS तो हो जाएगा, EPS तो हमारा हो जाएगा। हम लोग को क्या दे के रखा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर देंगे एक एक हम। प्लान ए प्लान बी ऐसे लिख दो, प्लान ए प्लान बी। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। हमें क्या दे के रखा है? EBIT, दोनों कंपनी का EBIT कितना दे के रखा है भैया? 5,000 12,500, 5,000 12,500। EBIT में से आप लोग क्या पेमेंट करोगे? सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे। दोनों कंपनी का इंटरेस्ट कितना हो गया भैया? प्लान ए में मेरी कंपनी के पास 40,000 का डिवेंचर है, 40,000 में मेरी कंपनी 10% का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। तो भैया 40,000 का 10% कितना हो जाता है? 4,000 का मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी प्लान ए में। प्लान बी का अगर मैं बात करूँ, प्लान बी का मेरी कंपनी के पास 10,000 रुपया का डिवेंचर है, 10,000 का 10% मेरी कंपनी अगर डिविडेंड पे की, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट की, 10,000 का 10% मतलब 1,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। ठीक है चलो, तो मेरा क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स EBT ये हो गया 1,000, ये हो गया मेरा 11,500। ठीक है, इसके बाद भैया टैक्स रेट मेरी कंपनी के ऊपर 50% है, तो लेस टैक्स। टैक्स कितना है मेरी कंपनी के पास? 50%। तो भैया 1,000 का 50%, दैट मीन्स मेरी कंपनी 500 रुपया का टैक्स दे देगी। 11,500 का 50%, दैट मीन्स मेरी कंपनी कितने का टैक्स दे रही है? 5,750 रुपया का मेरी कंपनी टैक्स दे रही है। ठीक है ना? तो भैया अब मेरी कंपनी के पास क्या आ गया? EBT के बाद EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया भैया? 500। इस कंपनी में कितना हो गया? 5,750। ठीक है,
अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब भैया अब इससे तो मेरी कंपनी को कुछ देना नहीं है, मेरी कंपनी को कुछ तो देना नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमारे पास कितने कितने इक्विटी शेयर है भैया, प्लान ए में 1000 इक्विटी शेयर है, प्लान बी में 4000 इक्विटी शेयर है, और प्लान बी में हमारे पास 4000 इक्विटी शेयर है, ठीक है। ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गया। क्योंकि भैया हमारे पास प्रेफरेंस है नहीं, प्रेफरेंस वाले को हमें कुछ देना नहीं है। हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा भैया, EPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब क्या हो गया हमारा, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालेंगे भैया अर्निंग पर शेयर, यही जितना इक्विटी वाले का अर्निंग, जैसे देखो प्लान ए में मेरे पास इक्विटी वाले का अर्निंग है 500 रुपया, ये 500 रुपया कितने शेयर में बटेगा, 1000 शेयर में बटेगा, बस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर हो गया 0.5। इसमें मेरे पास 5750 रुपया है, ये 5750 रुपया कितने शेयर में बटेगा, 4000 शेयर में बटेगा। दैट मीन्स 1.43 अप्रोक्स आया, समझे। जितना आप इक्विटी वालों के लिए कमा रहे हो होल डिवाइडेड बाई आपके पास कितने शेयर है, कितने शेयर में वो रुपया बटेगा, बस यही करना है, हो जाएगा, ठीक है। हुआ। अच्छा हम लोगों ने शायद उल्टा कर दिया, हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हम लोग क्या किया है, हम लोग को बोला था EBIT एक बार 5000 लेने, एक बार 12500 लेने। हम लोग प्लान ए में EBIT ले लिए 5, प्लान बी में EBIT ले लिया 12500, कोई बात नहीं। अब हम लोग उल्टा करते हैं, अब हम लोग प्लान ए में EBIT लेंगे 12500 और उसमें करेंगे हम लोग वो, ठीक है। चलिए नहीं के आंसर तो मैच हो गया, वापस से करते हैं, समझे। मतलब आपको क्वेश्चन क्या करने बोला था, क्वेश्चन बोला था EBIT आर एज्यूम डेट, एक बार आप EBIT 5 और 5 लो, एक बार EBIT आप 12500 लो। हम लोग प्लान ए में ये ले लिए, प्लान बी में ये ले लिए। अब हम लोग एक बार उल्टा करके वापस से एक बार सम्स करते हैं, ठीक है, वापस से एक बार करते हैं। पर्टिकुलर्स प्लान ए प्लान बी, ठीक है। EBIT लास्ट एग्जांपल में हम लोग प्लान ए में EBIT 5 लिए, इस बार हम लोग प्लान ए में 12500 EBIT लेते हैं और प्लान बी में EBIT 5 ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं एक बार। हाँ, EBIT में से आप लोग क्या पेमेंट करोगे भैया, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट का मेरा पेमेंट कितने का जाएगा भैया, पहला में 40 शेयर का 10% मतलब 4000 का मेरा इंटरेस्ट जाएगा, एंड सेकेंड में भैया 10,000 का 10% यानी 1000 का मेरा इंटरेस्ट जाएगा। तो भैया मेरे पास क्या बच जाएगा, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितने का हो गया भैया, 8500, ये हो गया 4000। इसमें से मेरी कंपनी क्या पेमेंट कर दी कि टैक्स मेरा कितना था, 50% का मेरा टैक्स था, तो ये मेरा हो जाएगा 4250, ये हो जाएगा मेरा 2000 का टैक्स गया 50%। तो मेरे पास क्या बच गया भैया, अर्निंग आफ्टर टैक्स या बोलो अर्निंग फॉर इक्विटी, है ना। मैंने अर्निंग कमाया इक्विटी वालों के लिए, मेरी कंपनी इक्विटी वालों के लिए इतना इतना अर्निंग कमाई, टैक्स वैक्स देने के बाद 4250 और 2000। अब भैया मेरे कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर है ना, तभी तो हम लोग EPS निकालेंगे डिवाइड करके। भैया पहले केस में मेरे पास शेयर है 1000 एंड सेकेंड केस में मेरे पास शेयर है 4000, ठीक है। तो भैया मेरा EPS कितना आ गया, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया भैया, 4250 रुपया बटेगा 1000 शेयर के ऊपर, तो आपका EPS आया 4.25। और भैया इसमें आपका 2000 रुपया बटेगा 4000 शेयर के ऊपर, तो आपका EPS आया 0.5। आपका EPS कितना आया भैया, 0.5 हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, जब आपका EBIT 5000 था, मतलब जब आपका EBIT कितने था 5000, तो प्लान ए का आपका EPS आया 0.5, प्लान ए का भी EPS आया 0.5 और प्लान बी का भी आपका EPS आया 0.5, है ना, जब आपका EBIT इतना था, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, जब हम लोग का EBIT 12500 हुआ, जब हम लोग का EBIT 12500 हुआ,
12,500 हुआ। मेरा प्लान ए का ईपीएस आया 4.25 और प्लान बी का मेरा ये ईपीएस आया 1.43। बस हमें तो यही करने बोल रहा था, हमें ईपीएस निकालने बोल रहा था। ठीक है, हम लोग निकाल दिए। क्लियर, देख लो क्लियर। आगे हमसे बोलता है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज में क्या डिफरेंस है। हमें बोलता है ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ कंपनी। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा फोकस करता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनी बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह खरीद रही है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन जाता है, तो भैया डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स खर्चा है, वो सब हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगा। जबकि फाइनेंशियल लेवरेज हमारा फोकस करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कंपनी, लाइक कंपनी डिवेंचर इशू करके कंपनी रुपया उठा रही है तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा वो भी मेरा फिक्स खर्चा है, लेकिन कौन सा, फाइनेंशियल लेवरेज वाला। याद रखना जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा मेरा फिक्स खर्चा, उतना ज़्यादा रिस्क, ये चीज़ याद रखना। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग को एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल लेवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। समझ आया। इट रिप्रेजेंट एबिलिटी टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हमें क्या दिखाता है कि आपके पास एबिलिटी है कि आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को उठा पाओ। ये हमें क्या दिखाता है कि आपके पास एबिलिटी है कि आप अपना फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट उठा पाओ। फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। अब परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन सेल, वही बोला था ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, है ना। तो आपका क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। टैक्सेबल प्रॉफिट कहने का क्या मतलब है, ईपीएस। तो आपका क्या निकलेगा, फाइनेंशियल लेवरेज का डिग्री निकल जाएगा। बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल बाई ऑपरेटिंग लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज पॉसिबल। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड अपॉन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज में आपका फिक्स वेरिएबल दोनों खर्चा था। फाइनेंशियल लेवरेज में तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आता है। ठीक है, बोला टैक्स और इंटरेस्ट आपका ऑपरेटिंग लेवरेज को अफेक्ट नहीं करता। सही बात है, टैक्स और इंटरेस्ट क्या मेरे ऑपरेटिंग लेवरेज को फर्क इफेक्ट करता है, ये बताओ। मैंने जो भी टैक्स और पेमेंट किया, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज तो यहाँ ही खत्म हो गया, ईबीआईटी तक खत्म हो गया। तो मैंने कितने का टैक्स दिया, कितने का इंटरेस्ट दिया, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि फाइनेंशियल लेवरेज विल चेंज ड्यू टू टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल लेवरेज को फर्क पड़ेगा टैक्स और इंटरेस्ट रेट की वजह से। ठीक है, उतना ज़्यादा लोड मत लो। नेक्स्ट क्लास में आके एक बार फिर से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, वापस से एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करते हैं। तब तक के लिए एक बार आप लोग ये इनकम स्टेटमेंट, कैसे हम लोग ईपीएस निकाले, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का चारों फॉर्मूला एक बार प्लेस करके रखो। नेक्स्ट क्लास में वादा करो मानो मेरा अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम का एक एक सम्स ही हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये क्लास यहाँ तक ही एंड रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगा। बाय बाय।